Hello students, what is going on? So myself Abdullah Momin, my qualification is MSc B.Ed और यहाँ इस ग्रुप में हम डेली 2:30 को लाइव लेक्चर फिजिक्स सीखते हैं और यहाँ पे हम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन आज ख़त्म कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज के ये लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले कल जो एक टॉपिक पढ़े थे हम, इक्विलिब्रियम या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कल हम एक टॉपिक पढ़े थे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसको एक बार कितने टाइप्स के मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो हम कल पढ़ रहे थे उसकी डेफिनेशन क्या थी? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइन एज जब नेट फोर्स या टोटल फोर्स कोई भी सिस्टम पे ज़ीरो लगती है तो हम बोलेंगे वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन एक फ्लोर पे खड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये पूरे सिस्टम में नेट फोर्स कितनी है? ज़ीरो। ये पर्सन क्या कर रहे हैं? फ्लोर को पुश कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने वेट के इक्वल। और हम सपोज कर लेते हैं अगर ये 50 kg फोर्स है तो ये फ्लोर भी क्या करेगा, इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। क्या अप्लाई करता है इस पे? नॉर्मल रिएक्शन। एक पर्सन फ्लोर पे खड़ा है, वो फ्लोर पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 50 kg की, और फ्लोर भी क्या करेगा, इन रिटर्न पर्सन पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये पर्सन ना ऊपर मूव हो रहा है ना फ्लोर नीचे मूव हो रहा है, तो हम बोलेंगे जब मोशन नहीं हो रहा है ना अपवर्ड डायरेक्शन में ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट दोनों ही डायरेक्शन में क्या यहाँ पे अप्लाई हो रही है? फोर्सेस। तो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट है। अगर हम इसको प्लस 50 न्यूटन कंसिडर करेंगे तो ये फोर्स कितनी होगी? -50 न्यूटन। और अगर अपवर्ड वाली प्लस लेंगे तो नीचे वाली को क्या लेना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो जब आप ये दोनों फोर्सेस को ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे? W प्लस एन। तो आपको W अगर +50 मिल रहा है तो N आप क्या लिखोगे? -50। और जब आप टोटल करोगे ये दोनों का, +50 -50 तो 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे जो नेट फोर्स एक्ट हो रही है सिस्टम पे वो कितनी है? 0। और जब भी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 एक्ट होगी तो वो कहाँ पे, उस हम बोलेंगे दैट सिस्टम या दैट बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वो बॉडी कहाँ पे है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे दो फोर्सेस लिए हैं, बट एन नंबर ऑफ फोर्सेस भी हो सकता है। एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स, राइट। एक ये डायरेक्शन में फोर्स है, किसके? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम बोल रहे हैं ये 5 न्यूटन फोर्स है, ये 5 न्यूटन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करने वाली है। ये 10 न्यूटन फोर्स है और ये 10 न्यूटन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगी। ये 15 न्यूटन फोर्स है, ये 15 न्यूटन फोर्स है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो अब यहाँ पे जब आप ये सब फोर्सेस को ऐड करोगे, ये दोनों का एडिशन क्या आने वाला है? 0। एक को प्लस लेंगे तो एक को माइनस लेंगे, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप इसको प्लस ले रहे हो तो ये माइनस लेना पड़ेगा, दोनों का एडिशन 0 आएगा। अगर आप इसको प्लस ले रहे हो तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, दोनों का एडिशन 0 आएगा। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स जो एक्ट हो रही है ये पार्टिकल पे वो 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है मतलब वो सिस्टम या वो बॉडी कैसे है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के कुछ टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। एक रहेगा
स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक रहेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो थर्ड टाइप का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रहेगा वो रहेगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसको समझने के लिए ना यहाँ पे हम तीन डायग्राम बना देते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये सपोज ये एक ऐसा फ्लोर है और जो ऑब्जेक्ट है वो ये पॉइंट पे है। अभी वो कैसा है, इक्विलिब्रियम में। जब मैं ऑब्जेक्ट ये पॉइंट पे रखूंगा तो इसका मोशन नहीं होने वाला है। अब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। मैं इसको क्या किया, ये पॉइंट पे लाके रिलीज कर दिया, तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आके यही पॉइंट पे रुकने वाला है। उसको आप डिस्प्लेस करोगे फिर से वो यही पॉइंट पे आ जाएगा। आप राइट साइड में डिस्प्लेस करो या लेफ्ट साइड में, तो वो बोल रहे हैं हम ये जो पोजीशन है उसकी, ये उसकी स्टेबल पोजीशन है। यहाँ पे वो हमेशा आ जाएगा। आप जब भी उसको डिस्प्लेस करोगे वो रिटर्न यही पॉइंट पे आने वाला है। तो ये जो पोजीशन है ये इसकी स्टेबल पोजीशन है, वो मोशन करने के बाद भी यहाँ पे ही आने वाला है। और हम बोलेंगे ये पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ऑब्जेक्ट क्या चाहता है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम से कम हो, तो ये पॉइंट पे वो हमेशा आके रुक जाएगा। तो वो हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में क्या अचीव करना चाहते हैं, ऐसी पोजीशन जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो ये ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, mgh से रिलेटेड होती है। यहाँ पे हाइट क्या है, सबसे कम है, इससे कम हाइट वाला पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अगर h मिनिमम है मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, मिनिमम। और हम बोलेंगे अब इससे कम पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। और अगर कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इससे भी कम है, तो फिर उसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन किसको बोलेंगे, तो सपोज ये थोड़ा सी सरफेस उल्टा है, ऐसा है। अब यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया क्या, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं। अनस्टेबल, अब अगर मैं ये पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया तो वो रिटर्न ये पॉइंट पे आ पाएगा क्या, चलो बताओ। ये पॉइंट ए पे है पार्टिकल, अब मैं इसको यहां से डिस्प्लेस कर दिया तो वो रिटर्न ये पॉइंट पे आ पाएगा क्या, ए पे घूम फिर के आ जाएगा, नहीं। तो ये पॉइंट पे कभी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और वो क्या करेगा, एक बार मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अचीव किया तो अब वो ऊपर नहीं चढ़ने वाला है आप ही आप, उसको पे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो पोजीशन होगी हम इसको बोलेंगे अनस्टेबल पोटेंशियल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम है, नीचे आएगा तो मिनिमम मिलेगी, राइट। तो मैक्सिमम वाली पॉइंट पे है या मिनिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मतलब पार्टिकल कहाँ पे है, एट अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। जो भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी दैट इज द अनस्टेबल। रुका हुआ तो है अभी, बट मेरे को पता है अगर मैं थोड़ा सी भी टच करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो अभी इसकी इक्विलिब्रियम में है बट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये अनस्टेबल है। ये वाली इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है।
उसके बाद जो थर्ड वाला है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे, एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है क्या, ए बी और सी, अच्छा ये डी रहेगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है क्या, सेम लेवल में है ये। तो ए की पोटेंशियल एनर्जी, बी की पोटेंशियल एनर्जी, सी और डी, चारों पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी क्या, चारों पॉइंट पे। मेरी आवाज आ रही है ना, ए पे है, फिर उसको बी पे लेके आए, फिर वही पार्टिकल को सी पे लेके आए, फिर वही पार्टिकल को डी पे लेके आए, तो चारों पॉइंट ऊपर नीचे नहीं है, ये एक प्लेन सरफेस है, ये क्या है, एक प्लेन सरफेस है। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, या सेम है, आवाज नहीं आ रही है मेरी। पोटेंशियल एनर्जी कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी ए पे मैक्सिमम है, बी पे, या चारों पॉइंट पे सेम है, नहीं समझ रहे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए ज़्यादा है या पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी ज़्यादा है, अगर दोनों सेम लेवल में है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी, चारों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट है, सिस्टम के हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे ये बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। इसको मूव करने के बाद रिटर्न नहीं आने वाला है, ये रुक जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, तो चलो तीन पोजीशन थी, फर्स्ट वाला क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी या अनस्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कौन बताएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या अनस्टेबल पे, अनस्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की मैक्सिमम होती है, स्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और जब थर्ड हम बोल रहे हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी, गेटिंग इट। कल के लेक्चर में थे सब। चलो एक क्वेश्चन पूछना है दैट इज रिलेटेड टू यस्टरडेज, कल के लेक्चर से रिलेटेड है। चलो ये 60 सेकंड में आंसर बताओ मेरे को जल्दी से। आई होप तुमको आंसर क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो अभी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन। टॉर्क से रिलेटेड है। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ 90 होता है या जीरो। तो आधे स्टूडेंट 90 बोले, आधे स्टूडेंट जीरो बोल रहे हैं, 180 बोल रहे हैं। कल टॉर्क वाला याद है ना, डायग्राम बना के बताए थे कि ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर एफ है,
वेक्टर आर और वेक्टर एफ 90 डिग्री है, फिर ये एंगल क्या हो जाता है, 90 से कम हो जाता है, फिर ये एंगल क्या हो गया, 90 से और कम हो गया। फिर अगर ये डायरेक्शन में फोर्स रहेगी तो फोर्स यहाँ पे मिनिमम होगी, जीरो होगी, फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम कब होगी, टॉर्क, टॉर्क सॉरी फोर्स नहीं मैक्सिमम होगी, टॉर्क मैक्सिमम होगी ये पॉइंट पे। टॉर्क जीरो रहेगी या मिनिमम रहेगी ये पॉइंट पे। कल का लेक्चर याद है ना? वेरी गुड वेरी गुड। तो याद नहीं रहता है तुम लोग को, 50% स्टूडेंट्स सही जवाब दिए, बाकी स्टूडेंट्स कुछ, चलो ठीक है। तो आई होप तुमको ये समझ में आया रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ टॉर्क से ही रिलेटेड। पूछू एक क्वेश्चन और कि आगे का पढ़ाऊं? आगे का पढ़ाऊं? ओके ठीक है, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। ओके तो अभी सब स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास। इस पे फिर न्यूमेरिकल भी करने वाले हम, बट पहले कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? तो बेसिकली सपोज करते हैं एक सिस्टम है, एक सिस्टम है मतलब एक रिजिड बॉडी है। इट इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल, एक ये है पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे क्या है बहुत सारे एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिल के बनती है ना एक बॉडी। तो अगर ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल है तो फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1, सेकंड का मास है m2, थर्ड का मास है m3 और nth पार्टिकल है तो मास है mn। बी द masses of ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल का मास है। तो जब मैं ये सब मासेस को ऐड कर दूंगा, जब मैं m1 प्लस m2 अप टू mn करूंगा तो मेरे को टोटल मास ऑफ द बॉडी मिल जाएगा, है ना। टोटल मास है m, टोटल मास कैसे आएगा, सबका सम करने पे आएगा। तो ये सम को हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा नोटेशन के साथ। I फ्रॉम 1 टू n एम आई इज इक्वल टू कैपिटल M। तो ये इक्वेशन जो लिख रहे हैं m1 प्लस m2 अप टू mn, इसको हम सिग्मा नोटेशन के साथ ऐसे लिखते हैं। I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी n तक जाएगी, मतलब एम आई m1 प्लस m2 प्लस m3, देखना है n तक जा रही है क्या। और उसके बाद ये जो बॉडी है, सपोज करते हैं ये एक बॉडी को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख दिए है। कहाँ पे रख दिए हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे पार्टिकल का मास है m1, यहाँ पे पार्टिकल का मास है m2, यहाँ पे पार्टिकल का मास है m3। तो जो m1 है फर्स्ट पार्टिकल का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं r1। सेकंड पार्टिकल का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं r2। पोजीशन वेक्टर है, क्या है ये, पोजीशन वेक्टर है। तो r1 वेक्टर r1 वेक्टर r2 अप टू वेक्टर rn बी द पोजीशन
वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द बी देयर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। ये समझ में आ रहा है पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं हम? पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन बताए। कहाँ से हम बता रहे हैं पोजीशन? ओरिजिन से। तो मैं ओरिजिन से m1 तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया तो ये उसकी पोजीशन बताएगा। ओरिजिन से m2 तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया तो ये उसकी पोजीशन बताएगा। अगर थर्ड पार्टिकल m3 यहाँ होता तो मैं ओरिजिन से m3 तक एक वेक्टर बनाता तो ये r3 हो जाता। तो ये सब वेक्टर r1 r2 r3 क्या है? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं हम। मतलब ये पार्टिकल के क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? गेटिंग इट? तो ये सेंटर ऑफ मास है क्या? सेंटर ऑफ मास मतलब ये पार्टिकल्स, बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स है, बॉडी क्या होती है देखो, एक पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हो क्या आप? क्या करना है? जैसे कि एक नोटबुक लिए आप क्लास में देखे होंगे स्टूडेंट्स को कि वो अपनी उंगली पे क्या करते हैं? बुक को घुमाते हैं, राइट? एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? बुक को घुमा रहे हैं। ऐसा कुछ देखे हो? हाँ, तो वो जो सिंगल पॉइंट है ना, वही तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है। वही क्या है? तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास की मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर फॉर्मूला देखेंगे, राइट? तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या है? सेंटर ऑफ मास को मैं सीएम बोलता हूँ। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट about which the summation of moments of masses in the system is zero। अब मोमेंट ऑफ मासेस जीरो कैसे होंगे, यहां पे देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ मासेस बोलते किसको है? ये एक पार्टिकल है m1, इसका डिस्टेंस है r1, राइट? ये एक पार्टिकल है m2, इसका डिस्टेंस है r2 या पोजीशन वेक्टर है r2। ये एक पार्टिकल है m3, इसका पोजीशन वेक्टर है r3। ये एक पार्टिकल है m4, इसका पोजीशन वेक्टर है r4। तो जब ये देखो, ये मैं पॉजिटिव लूंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, निगेटिव डायरेक्शन में है तो मैं इसको क्या लेने वाला हूँ? निगेटिव लेने वाला। और मोमेंट ऑफ मासेस का मतलब मास इनटू पोजीशन वेक्टर प्लस मास इनटू पोजीशन वेक्टर, थर्ड पार्टिकल का मास इनटू पोजीशन वेक्टर। ये सब क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मोमेंट ऑफ मासेस समझ में आ रहे क्या ये? जैसा कि सपोज यहां पे मैं एक पार्टिकल ले लेता हूं, एक पार्टिकल है m1, उसकी जो पोजीशन है वो है x1। सेम पार्टिकल, सेम मास का पार्टिकल है m2, उसकी जो पोजीशन है वो है x2।
ये x को मैं प्लस लूंगा तो ये x को माइनस लूंगा, इसको मैं बोल रहा हूँ 5 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा -5। तो जब आप, ये 1 kg है और ये भी क्या है 1 kg, तो मेरे को क्या करना है, मूवमेंट ऑफ मासेस का सम करना है। मतलब ये सिस्टम में, ये वाले सिस्टम में कितने मासेस है, 2 मासेस है, m1x1 प्लस m2x2, जीरो आ रहा है क्या, m1x1 इंटू m2x2 जीरो आएगा क्या, यस और नो, ये बताओ, ये जीरो आएगा। x1 कितना है, x1 है 5, m1 कितना है 1, 1 इंटू 5 प्लस m2 कितना है 1, 1 इंटू -5, तो 5 -5 आ गया 0। तो हम बोलेंगे ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ये बॉडी क्या होने वाली है, बैलेंस होने वाली है। ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ऐसा नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं अभी एक और मेथड बताता हूँ। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, मेरे को क्या करना है, इसको बैलेंस करना है ये पॉइंट पे। बैलेंस होगी क्या, पॉइंट ए पे बैलेंस हो जाएगी क्या, यस और नो, नो। कहाँ पे बैलेंस होगी, सेंटर में कोई तो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे बैलेंस होने वाली है ना। सेंटर में एक पॉइंट रहेगा जहां पे ये बैलेंस हो जाएगी, तो ये पॉइंट पे बैलेंस हो गई। तो ये जो पॉइंट है, यहां से इसका डिस्टेंस x1 है, यहाँ पे कुछ अगर मैं मास लगा दिया हूँ m, यहाँ का लेफ्ट साइड का डिस्टेंस x2 है, अगर यहाँ पे मैं कुछ मास लगा दिया हूँ m2। तराजू देखो, तराजू अभी आ रहा है, साउंड साउंड आ रहा है अभी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, ओके ओके फाइन। मैं क्या किया हूँ, एक रॉड लिया हूँ, रॉड के ये जो एंड ए है उस पे 2 kg मास लगाया हूँ, एंड बी पे 5 kg मास लगाया हूँ। अब मैं इसको ओ पे बैलेंस करूंगा तो ये होगा क्या, पॉइंट ओ पे बैलेंस होगा क्या, नहीं। तो ओ, इन बिटवीन ओ एंड बी और इन बिटवीन ओ एंड ए, तो बैलेंस कहाँ पे होने वाला है, ओ और बी के बीच में पॉइंट पे कहीं बैलेंस होने वाला है या ओ और ए के बीच में, ये यहाँ पे बैलेंस कहीं तो बीच में एक पॉइंट मिलेगा, बैलेंस हो जाएगा, या यहाँ पे कहाँ पे बैलेंस होगा, ओ से बी के बीच में ना। तो अब मैं बोलता हूं, यहाँ पे बैलेंस हो गया, कहाँ पे बैलेंस हो गया, ये पॉइंट डी पे बैलेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस जो भी है x1 मल्टीप्लाई बाय दिस मास, 5 इंटू x1 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना है, x2 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 इंटू x2, क्या रहेगा, इक्वल मोमेंट ऑफ मास। क्या बोलना है हमको, मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास मतलब मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, या डिस्टेंस बोल सकते हो। क्या बोल देंगे हम, डिस्टेंस बोल देंगे, मास इनटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट।
फिक्स पॉइंट कहाँ पे किए, डी पे फिक्स कर दिए। डी से डिस्टेंस कितना है, x1। तो ये मास और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये मास जो पॉइंट पे इक्वल मिलेगा, दैट विल बी योर मूवमेंट और सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं अभी? ये 5 kg मास है, मैं बोलता हूं x है 2 मीटर, x1 क्या है, m1 क्या है 5 kg मास, x1 क्या है 2 मीटर, m2 क्या है 2 kg मास। तो x2 कितना होगा बता सकते हो क्या? x2 कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि अगर ये दोनों का सम, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 आ रहा है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कितना आना चाहिए, 10। x2 मतलब सेकंड मास से डिस्टेंस रहेगा, x1 मतलब फर्स्ट मास से इतने डिस्टेंस पे है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास। गेटिंग इट? तो इसको जो m इंटू एक्स है ना, मास इंटू डिस्टेंस, इसको हम बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ मास। ये क्या है, मोमेंट ऑफ मास। राइट साइड में जा रहे हो पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट साइड में जाओगे निगेटिव लोगे। अभी यहाँ पे दो थे, अभी यहाँ पे कितने थे, दो थे। अब ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब आ जाते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है m1, उसका डिस्टेंस r1, m2 इसका डिस्टेंस r2, m3 इसका डिस्टेंस r3। तो ये सबका सम करोगे, सबका सम करोगे मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। अगर जीरो आ गया, अगर जीरो आ गया तो आप क्या बोलोगे, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है ये? और अगर ये 5 आया, अगर ये 5 आया तो आप बोलोगे 5 मीटर के डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास। गेटिंग इट? इसको और कैसे बोल सकते हैं, ये है m1, ये डिस्टेंस है r1, ये है m2, ये है r2, ये है m3, ये है r3। और इसको मैं ले लेता हूं m4 r4। यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, एक एकदम, ये तो किताब वाली समझा दिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये समझने के लिए वो बुक वाली डेफिनेशन थी, अब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बोलता हूँ, द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ये रॉड लिए, यहाँ पे बैलेंस हो गया, तो अगर पूरी रॉड का मास 5 kg है तो मैं बोलूंगा ये पॉइंट का मास भी कितना रहेगा, 5 kg। हम बोलेंगे पूरा मास, पूरी रॉड बैलेंस हो रही है ये एक पॉइंट पे, मतलब पूरी रॉड का जो मास है वो ये एक पॉइंट का मास रहेगा। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास मतलब ऐसा पॉइंट जिसका मास पूरी बॉडी के मास के इक्वल होता है। अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं,
इसमें मैं लिखता हूँ पॉइंट ए बी सी डी और 2 डायगोनल खींच देता हूँ। ये डायगोनल जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है ई। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? पॉइंट ई पे। तो मैं क्या बोलूंगा, ये पूरे बॉडी का जो मास है वो पॉइंट ई का मास है। मास ऑफ द होल बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ द पॉइंट ई। समझ में आ रहा है? पॉइंट ई के पार्टिकल का मास पूरी बॉडी के पार्टिकल के मास के इक्वल है। अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं तो सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे आने वाला है। अच्छा, ये बॉडी में फर्स्ट केस ले लो, सेकंड केस ले लो, थर्ड केस ले लो, ये पॉसिबल है क्या 2 पॉइंट सेंटर ऑफ मास मिले? इज इट पॉसिबल टू गेट 2 सेंटर ऑफ मासेस फॉर अ सिंगल बॉडी? एक बॉडी में 2 सेंटर ऑफ मासेस मिलेंगे क्या? एक यहाँ पे बैलेंस हो गई और एक यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, एक ई पे बैलेंस हो गई और एक ई के अलावा कहीं बैलेंस हो गई। ऐसा होगा क्या? यस या नो? तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज ओनली वन सेंटर ऑफ मास इन अ सिंगल बॉडी। अगर एक सिंगल बॉडी है तो उसमें एक सेंटर ऑफ मास ही होगा। गेटिंग इट? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? फिर से यहां पे देख लो, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है। फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? r1। सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? r2। थर्ड पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? r3। स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये एक सिस्टम था, उसमें 3 मासेस थे और यहाँ पे इनका सेंटर ऑफ मास है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। तो ये सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस रहेगा ना, उसको हम क्या लिखेंगे? कैपिटल आर। गेटिंग इट? और जब मैं सेंटर ऑफ मास बोल रहा हूं तो मतलब ये पार्टिकल का मास पूरी बॉडी के मास के इक्वल है क्या? कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 और ये यहाँ पे मास क्या है? कैपिटल M है। तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? ये पार्टिकल सेंटर ऑफ मास मतलब जो ये एक सिंगल पार्टिकल का मास है वो पूरी बॉडी का मास है और उसका डिस्टेंस r। तो एम आर इज इक्वल टू M1r1 प्लस M2r2 प्लस M3r3 होता है। और r ऐसे ही लिखते हैं, M1r1 प्लस M2r2 प्लस M3r3 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और कैपिटल M को क्या लिख सकते हैं हम? M1 प्लस M2 प्लस M3। ये मैं कैपिटल R को लिख लिया। समझा? ये समझा क्या? बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो M1 की पोजीशन है वो x एक्सिस के अलोंग है, कुछ y एक्सिस के, इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ना, x1 y1 z1।
m2 के भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, x2 y2 z2, सेकंड मास के कोऑर्डिनेट, m3 के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 z3। समझ में आ रही है? m1 की जो पोजीशन है उसके x एक्सेस वाले कोऑर्डिनेट को मैं बोलूंगा x1, y एक्सेस वाले कोऑर्डिनेट को y1, z एक्सेस वाले कोऑर्डिनेट को z1। तो x1, x2, x3 अप टू xn coordinates of each particle along x axis। x एक्सेस के कोऑर्डिनेट सब आ गए। ऐसे ही y एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखेंगे? ये कोऑर्डिनेट्स है कौन से एक्सेस के अलोंग? y एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स है z1, z2, z3। ये क्या है? z एक्सेस के कोऑर्डिनेट। तो जब मैं x एक्सेस वाला सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगी, तो मैं लिखूंगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 इज इक्वल टू कैपिटल M x। कैपिटल M क्या है? सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, और ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। गेटिंग इट? किसी को कुछ डाउट है क्या? कुछ पूछना है या नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ये एक पार्टिकल है m1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1। ये एक पार्टिकल है m2, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2। ये दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? तो मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है x y z। इसके कोऑर्डिनेट्स है x y z। ये समझे? ये डायग्राम समझ रही है क्या? एक सिस्टम है, उसमें दो ही मासेस है, एक m1 है एक m2 है, और कैपिटल M क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। मेरे को ये दोनों मासेस का कोऑर्डिनेट्स पता है, मेरे को सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो x कोऑर्डिनेट ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ? y कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करूंगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। z कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करूंगा? m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ये x y z ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? सेंटर ऑफ मास के हैं। तो अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने आ गया तो मैं सेंटर ऑफ मास बता सकता हूं ना? यस और नो? ये समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड, z वाला रहेगा। देखो, एक पार्टिकल है m1, उसका मास है 1 kg। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है m1 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 053, या 0 नहीं लेते, गड़बड़ हो जाएगी, 153 लेते m1 के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही m2 है 3 kg का, और इसके कोऑर्डिनेट्स है
3 2 -5. फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा z2। तो मैं क्या लिखूंगा, x कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट करते हैं। m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 क्या है 1, m2, अच्छा ये m1 1, इसका x1 1 प्लस m2 3, इसका x2 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 3 कितना हो गया 1 प्लस 9 10/4 आ गया 10/4। तो x क्या मिलेगा अपने को 5/2 मिलेगा। ये समझा, 5/2 को आप 2.5 भी लिख सकते हो। ये x कोऑर्डिनेट है, कैपिटल M कैसे ही y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बताओ तो जरा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा 11/3 आ गया, 1 इंटू 5 m1 इंटू y1 m2 इंटू y2 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो 5 प्लस 6/4 11/4, 3 नहीं आएगा 4 आएगा। हाँ हाँ, तो ये y कोऑर्डिनेट्स है। y कोऑर्डिनेट्स आगे आप सॉल्व कर लोगे जो भी मिलेगा। फिर z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लोगे। z कोऑर्डिनेट कैसे, m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। 1 है, z कोऑर्डिनेट क्या था 3 और -5, तो ये 3 रहेगा प्लस 3 इंटू -5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो ये 3 प्लस -15/4। तो z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 -15/4 -12/4 -3। समझ में आ गया क्या। तो अब मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास लोकेट करो, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो x कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास का 5/2, y कोऑर्डिनेट 11/4, z कोऑर्डिनेट आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फाइंड आउट कर सकते हो, ये लोकेट कर सकते हो, बता सकते हो ना पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है क्या, समझ गया ये। कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम। अब मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, m1 x1 m2 x2 अप टू mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। ये x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 n नंबर ऑफ पार्टिकल है mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, सब मासेस को ऐड करोगे। z कोऑर्डिनेट है m1 z1 प्लस m2 z2 अप टू mn zn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। तो इसको मैं समेशन के साथ लिखूंगा m1 mi डिवाइडेड बाय समेशन i फ्रॉम 1 टू n mi। यहां भी 1 टू n रहेगा,
और इसको हम क्या बोल देंगे, टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास आ जाएगा। समेशन MIYI, I starts from 1 to n divided by summation I from 1 to n MI. Summation I starts from 1 to n MIZI divided by, समझ में आ रहा है क्या ये फॉर्मूला? ये जब अभी हम किसका किए, 2 पार्टिकल थे, अब n नंबर ऑफ पार्टिकल है। समझ में आ गया? तो अब ये जो समेशन साइन है ना, इसको इंटीग्रेशन के साथ भी आप रिप्लेस कर सकते हो। इफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म, अब क्या था यहाँ पे, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, यहाँ पे मासेस इक्वल नहीं थे, masses are not equal, but if all the masses of the given body is same, सब मास सेम है, m1 m2 के इक्वल है, m2 m3 के इक्वल है, ये सब एक दूसरे के मासेस एक जैसा है, तो हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस रहता है तो हम समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं। हम फिर सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, x कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ x dm। हर पार्टिकल का मास कितना है, dm है, डिस्टेंस कितना है, x है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मासेस, ये सब मासेस dm के, फर्स्ट पार्टिकल का मास भी dm, सेकंड पार्टिकल का मास भी dm, थर्ड पार्टिकल का मास भी dm, तो सबका मासेस, सबका डिस्टेंस और सब मासेस का एडिशन, और ये हो जाता है कैपिटल M। ऐसे ही y लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन dm, z के लिए लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ z dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। समझ रहे हो क्या? dm, अच्छा ये dm मास ही है, वो स्मॉल मास जब होता है ना, जब क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है तो हम d लगाते हैं, ये m के साथ है d अलग नहीं है। जब भी मैं मास लिखूंगा dm लिखूंगा, मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल, ये देखो सब पार्टिकल का मास स्मॉल है, समझा ये? तो आई होप तुमको ये समझ में आया रहेगा। एक बार क्या करोगे आप, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 70, टेबल नंबर 4.1, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। ये टेबल एक बार देखो, पढ़ो उसको, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का आपको सेंटर ऑफ मास समझ में आएगा कहाँ है या कैसा है। और एक्सरसाइज सॉल्व करो, इसके एक्सरसाइज सॉल्व करो, बिकॉज एक न्यूमेरिकल में कराया ना, वैसे ही सॉल्व एग्जाम्पल देखना, वैसे ही न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, वो ट्राई करो, कुछ डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। अदरवाइज चैप्टर यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सब कवर कर लिए, जिसका जिसका आपको 12th में यूज आने वाला है। 12th में ना इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं,
ट्वेल्थ में फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम। तो ये फॉर्मूले का मीनिंग क्या है वो 11th में बता दिया, अब 12th में नहीं बताएंगे। तो जितनी भी चीज पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 12th में आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। समझ में आ रहा है? और कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझते तो मेरे से एक बार पूछो। कल हम ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। कल क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? न्यू चैप्टर। लॉज ऑफ मोशन नहीं रहेगा, कल ग्रेविटेशन रहेगा। ग्रेविटेशन ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो 10th में, तो वो एक बार याद रखना पड़ा, नहीं तो फिर मैं बता ही दूंगा। अच्छे से हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन भी। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अब कल सेम टाइम सेम लेक्चर। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म हो रहा है।